क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। फूड सिक्योरिटी का मतलब हम 3 टर्म में इसके बांट सकते हैं। पहला, फूड की अवेलेबिलिटी, ये क्या होता है अच्छे से समझाऊंगा, और अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी क्या होती है कि फूड जो गरीब से गरीब भी लोग हैं उनके लिए ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, वो अफोर्ड कर सकें, उसे ख़रीद सकें। और जो एक्सेसिबिलिटी है वो है कि उनके आसपास उन्हें ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। मैं जिस घर पर रहता हूँ उसे 15 किलोमीटर दूर अगर वहाँ पे फूड मिल रहा है तो मुझे उतने दूर ना जाना पड़े, मेरे लिए एक्सेसिबल हो, मेरे आसपास ही मुझे फूड मिल जाए। और अवेलेबिलिटी मतलब मैं 15 किलोमीटर या फिर अपने आसपास में जब जा रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे फ़ूड अवेलेबल मिलना चाहिए। इसे हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है फूड सिक्योरिटी। एक देश की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ के रहने वाले सभी गरीब और अमीर वर्गों को वो फूड को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे कि कैसी भी कंडीशन आए, किसी भी तरह के नेचुरल डिजास्टर भी आए तो हमारे पास फूड के इनफ स्टोरेज होना चाहिए। किसी वॉर लाइक सिचुएशन में भी हमारे पास फूड होना चाहिए। तो इसे इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम PDS कहते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं फूड क्राइसिस के, फूड जिनके पास नहीं होता, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, तो उनके लिए जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो एक सिस्टम बनाया गया है उसे PDS सिस्टम कहते हैं। हम अपने घर के आसपास जो देखते हैं राशन की दुकानें, उचित मूल्य की दुकान कहते हैं उन्हें, तो वही सब PDS का ही सिस्टम है। अब यहाँ जो लिखा हुआ है व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी क्या होता है। फूड सिक्योरिटी उतना ही हमारे लिए एसेंशियल है जितना हमारे लिए एयर है ब्रीथ करने के लिए। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हमें जो फूड की अवेलेबिलिटी अच्छे से मिले, एक्सेसिबिलिटी मिले, अफोर्डेबिलिटी मिले, सस्ता भी हो, हम ख़रीद भी सकें, हमारे आसपास मिल जाए, अवेलेबिलिटी अच्छी हो, वही जो मैंने अभी समझाया। अब जो फूड सिक्योरिटी होती है उसको बेसिक मोटे मोटे 3 पॉइंट है। इनफ फूड इज़ अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सनस, इनफ फूड अवेलेबल हो, ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड, इतना महंगा भी फूड ना हो कि चावल 200 रुपये किलो हो, ख़रीद ना पाए गरीब लोग, एक्सेप्टेबल क्वांटिटी हो कि इतना भी नहीं हो कि बहुत महंगा मिले, 50 रुपये में हमको केवल 100 ग्राम चावल मिल रहा है तो भी हम नहीं खरीद पाएंगे। देयर इज़ नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड, मतलब हर किसी के लिए फूड एक्सेसिबल हो। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है और कोई छोटी जात का है तो कोई माइनॉरिटी से है तो उसे आप फूड नहीं देंगे। सभी के लिए फूड जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अब वाई फूड सिक्योरिटी, अब फूड सिक्योरिटी की हमें ज़रूरत क्या पड़ी इसको हम देखते हैं। अब फूड सिक्योरिटी क्या होती है। फूड सिक्योरिटी में जो सबसे पुअरेस्ट सेक्शन होता है हमारी सोसाइटी का, सबसे गरीब जो लोग होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, वो तो फूड के लिए इनसिक्योर हो सकते हैं। हो सकता है कि उनका फूड उनको अवेलेबल ना हो पाए, लेकिन जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर होते हैं, पॉवर्टी लाइन से जो ऊपर होते हैं वो भी इनसिक्योर हो सकते हैं फूड में। अब वो कैसे हो सकते हैं, कभी अगर नेचुरल डिजास्टर आ गई, कोई नेशनल डिजास्टर आ गई, किसी अदर कंट्री ने हम पर हमला कर दिया, जो क्लैमिटी कही जाती है, मतलब नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक, ड्रॉट मतलब सूखा, फूड सुनामी, विंड स्प्रेड, फेल्योर ऑफ क्रॉप्स मतलब किसी समय पर बहुत सारा ओले गिर गए फसलों के ऊपर तो फसल में उतनी हमें पैदावार नहीं मिल सकी, उतना हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पाया जितना हमने सोच के रखा था। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास फूड की कमी हो जाएगी, लोग खरीद नहीं पाएंगे और फेमाइन आएगा। फेमाइन मतलब भूखमरी, लोगों के पास खाना नहीं होता, वो भूख से मर जाते हैं। अब लेकिन कैसे फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड होती है क्लैमिटी जैसे किसी भी तरह के नेचुरल डिजास्टर आता है तो कैसे फूड सिक्योरिटी अफेक्ट होती है। फूड का और नेचुरल डिजास्टर का क्या फ़र्क है, तो फ़र्क यहाँ पे समझाया गया है। जैसे कि सूखा पड़ गया तो टोटल प्रोडक्शन जो होता है फूड ग्रेन्स का वो कम हो जाता है। फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाती है। फूड शॉर्टेज हो जाती है तो जितने अफेक्टेड एरिया होते हैं वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हाई प्राइस पे उस फूड को नहीं खरीद सकते। तो उसके कारण क्या होता है कि वो भूख से मरने लगते हैं। और जब ये चीज़ें फैलती है एक बहुत बड़े एरिया में, अगर ये चीज़ हो जाए, मतलब एक पूरे नॉर्थ इंडिया में अगर मान के चलो, जैसे बंगाल में 1943 में फेमाइन आया था, भूखमरी आई थी, तो बहुत एक बड़े एरिया में फूड ख़त्म हो गया था वहाँ पे, तो मास स्टार्वेशन हुआ था, मतलब भूखे सब भूखे थे और भूख से सब मर गए। इसे हम फेमाइन कहते हैं। क्योंकि फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ने से गरीब लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और वो खाना नहीं खा पाएंगे और वो भूख से मर जाएंगे। आगे देखते हैं। अब 1970 में जो फूड सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन थी वो कहा जाता था कि अवेलेबिलिटी होना चाहिए एडिक्वेट अमाउंट के फूड की,
और जैसे बेसिक फूड होते हैं उसकी अवेलेबिलिटी होना, यूएन के हिसाब से फूड सिक्योरिटी कहा जाता था। लेकिन अमर्त्य सेन हैं, अमर्त्य सेन ने क्या कहा कि एक नई डायमेंशन उन्होंने साथ में ऐड की, तो फूड सिक्योरिटी के अवेलेबिलिटी के साथ साथ उसकी एक्सेसिबिलिटी भी होनी चाहिए कि अगर फूड अवेलेबल है, जैसे मैं बालाघाट में रह रहा हूँ, हमारे देश में फूड अवेलेबल है लेकिन फूड मेरा अवेलेबल है सिर्फ दिल्ली में, तो मैं दिल्ली से जाके तो लाऊंगा नहीं उसे फूड, तो वो तो मेरे लिए तो फूड अवेलेबल ही नहीं है। तो एक्सेसिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए भी एक्सेसिबल होना चाहिए, वो मेरे आसपास ही फूड अवेलेबल होना चाहिए। इसे इंटाइटलमेंट कहा उसने, किसने कहा? अमर्त्य सेन ने। लेकिन फिर जब आगे देखा गया कि 1995 में जो समिट डिक्लेयर की गई, तो वहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई, फूड सिक्योरिटी एट द इंडिविजुअल हाउस होल्ड, रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल एग्जिस्ट व्हेन ऑल द पीपल एट ऑल टाइम हैव फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट एंड सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। जो ऑल द पीपल है, हर जो तबके के इंसान हैं ग्लोबल लेवल पे, जब सभी लोगों को फिज़िकल इकोनॉमिक एक्सेस मिले, फिज़िकल भी हो मतलब फूड के पास तक भी पहुंच सके और उसे ख़रीद भी सकें, अफोर्ड भी कर सकें, पहुंच के ख़रीद ना पाएँ तो फिर क्या मतलब फूड सिक्योरिटी का? सफिशिएंट फूड हो, सेफ़ हो, न्यूट्रिशियस हो। ये ऐसा नहीं कि फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि हम उन्हें घास की रोटी दे रहे हैं या फिर सड़ा हुआ गेहूँ दे रहे हैं। सेफ़ भी हो और न्यूट्रिशियस भी हो, उनकी डाइटरी नीड्स को पूरा करें और फूड प्रेफरेंस को पूरा करें, ये एक जिससे वो अपनी हेल्दी और एक्टिव लाइफ को जी सकें। ये एक डिक्लेरेशन दी गई, फर्दर रिकॉग्नाइज एज द, इसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, पॉवर्टी इरेडिकेशन इज़ एसेंशियल टू इम्प्रूव एक्सेस टू फूड। हमें पॉवर्टी को मिटाना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है फूड की एक्सेस बढ़ाने के लिए। अब देखते हैं फेमाइन क्या होता है। फेमाइन, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फेमाइन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू स्टारवेशन and epidemics caused by forced use of contaminated water and decaying food and loss of body resistance due to weakening from starvation। अब इसे समझते हैं कि फेमाइन जो भूखमरी होती है उसे कैरेक्टराइज हम कर सकते हैं कि वाइड स्प्रेड ऑफ डेथ, एक एरिया में डेथ होती जाए और बहुत ज़्यादातर फैलने लगे, वो डेथ एक के बाद एक फैलने लगे, स्टारवेशन हो जाए, लोग भूख से वहाँ पे तड़पने लगे। एपिडेमिक्स जो होती है, जैसे कोरोना भी एक एपिडेमिक है, लेकिन वो जो फेमाइन के अंदर में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि फूड से नहीं हुई है। एपिडेमिक्स कॉज्ड बाय, अगर कंटेमिनेटेड वाटर और डिकेइंग फूड, हम ख़राब फूड खाएं और कंटेमिनेटेड वाटर पीने के कारण अगर कोई एपिडेमिक फैल रही है, जैसे कि ब्रिटेन में कोलेरा फैला था 80s के दौरान, तो वो कंटेमिनेटेड वाटर मतलब ख़राब, जो कहना चाहिए प्रदूषित पानी पीने की वजह से फैला था, तो उससे हम एज अ फेमाइन में जोड़ेंगे। जो अभी कोरोना एपिडेमिक चल रही है वो एज अ फेमाइन में नहीं आएगा, क्योंकि कोरोना खाने और ख़राब पानी पीने की वजह से नहीं होता। तो ये अगर कोई एपिडेमिक फैल रहा है, जैसे पहले कोलेरा फैला था, मैंने बताया ब्रिटेन में, अगर कॉज्ड बाय फोर्स्ड यूज़ ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर है और डिकेइंग फूड है, तो वो हम फेमाइन में उसे कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आप माल न्यूट्रिशन के कारण, आपके बॉडी में कम खाने के कारण आपका बॉडी का रेजिस्टेंस ही ख़त्म हो गया है, कम हो गया है बहुत, और अब वीक हो गए हैं स्टारवेशन से, और फिर मतलब आप जो वीक भी हो गए हैं, तो वो उसे भी एक प्रकार से फेमाइन की कंडीशन कही जाएगी। और सबसे ज़्यादा देखा जाए फेमाइन में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं, जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, वो कौन है? एग्रीकल्चर लेबर, जो दूसरों के खेत में काम करते हैं, फिशरमैन मछली पकड़ते हैं, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं, जो गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, यहाँ से वहाँ ले जाना लोगों का, जो गरीबी की श्रेणी में आते हैं, और कैजुअल लेबर्स हैं जो कि शहरों में काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं, जो एक रेडी लगाते हैं, ठेले लगाते हैं। ये सबसे ज़्यादा ड्रामेटिकली वो होते हैं, जो अफेक्ट होते हैं किसी फेमाइन के आने में, क्योंकि प्राइस ऑफ राइस, जैसे कि अगर राइस का प्राइस बढ़ जाएगा तो वो तो राइस नहीं खरीद पाएंगे। जो अमीर लोग हैं वो तो राइस खरीद के खा लेंगे कितना ही प्राइस बढ़ जाए, लेकिन वो तो नहीं खरीद पाएंगे और मर जाएंगे इस फेमाइन में। अब ये एक टेबल दिया हुआ है, इसमें जब बताया गया है कि जब मोस्ट डेवास्टेटिंग फेमाइन ऑकर्ड इन इंडिया, मोस्ट डेवास्टेटिंग सबसे भयानक फेमाइन अगर इंडिया में कोई आया है, तो जैसे मैंने बताया वो बंगाल में आया था 1943 में। 1943 में क्या था? क्या हम आज़ाद हुए थे? नहीं हुए थे, हम अंग्रेज़ों के अंडर में थे। अब यहाँ फेमाइन में कितने लोग मरे थे? फेमाइन में मरे थे 30 लाख लोग। अभी कोरोना में लगभग 1 लाख लोग मरे हैं। अब वो भी पूरे देश की बात कर रहे हैं, 1 लाख से कुछ ऊपर मर चुके हैं फ़िलहाल तक, आज डेट तक। लेकिन जो फेमाइन उस समय 1943 में आया था, सिर्फ बंगाल रीजन में ही वहाँ 30 लाख लोग मर गए थे उस समय। तब तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी कम हुआ करती थी। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, बंगाल में प्रोडक्शन कितना होता है,
और राइस का प्रोडक्शन के बारे में है, और कितना हम बाहर से इंपोर्ट हम करते हैं करें उस समय, कितना हमने एक्सपोर्ट किया दूसरों को, और अवेलेबिलिटी कितनी थी वहाँ के लोगों के लिए। तो इसके अगर हम इसे पढ़ें, उसके बाद हम 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं। तो इसके पहले हम ये कार्टून देखते हैं कि इसमें स्टारवेशन के जो विक्टिम्स हैं, मतलब जो भुखमरी के जो शिकार लोग हैं, वो आ रहे हैं रिलीफ सेंटर में। कुछ रिलीफ सेंटर बनाए गए होंगे ऑब्वियसली उनके द्वारा, लेकिन उतनी संख्या में नहीं थे कि वहाँ के लोगों को मरने से बचाया जा सके। कुछ जो लोग हैं जो बेचारे खुशकिस्मत है कहना चाहिए, जो लकी हैं, वो रिलीफ सेंटर तक पहुंच के कुछ खाने के लिए पहुंच रहे हैं ड्यूरिंग अ बंगाल फेमाइन। दूसरा देखते हैं 4.2, ड्यूरिंग अ बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 अ फैमिली लीव्स इट्स विलेज ऑन चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। चिटागोंग अब बांग्लादेश में चला गया है, तो चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट में अपना जो विलेज है, ये उनका विलेज होगा जहाँ ये वो रहा करते थे। वो उसे छोड़ के अब यहाँ से निकलने को मजबूर हैं। जितना भी वो सामान रख सकते थे खाने पीने का, जितना भी उनका बचाव, आधे पौने कपड़े पहन के वो अपने घर जो छोड़ने में मजबूर हैं, क्योंकि उनके गांव में खाना ख़त्म हो गया था। आसपास के गांव में भी बिल्कुल से खाना उनका नहीं बचा था। कुछ दो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए। सम पीपल से दैट बंगाल फेमाइन हैपेंड because there was a shortage of rice. Study the table and find out whether you agree with the statement. ये कह रहे हैं कि बंगाल का जो फेमाइन आया था वो राइस की शॉर्टेज के कारण आया था। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? तो चलो इसे हम टेबल में ही देख लेते हैं। टेबल में हम देखते हैं, देखो सबसे पहले तो ये है प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हुआ, इम्पोर्ट कितना हमने बाहर से बुलाया बंगाल के लिए, कितना हमने एक्सपोर्ट किया बाहर के लिए, और अवेलेबिलिटी सबसे मेन होती है, कितना अवेलेबल रहा वहाँ के लोगों के खाने के लिए। तो हम देखें 1938 में हमारे पास 85 अवेलेबल था, 1939 में हमारे पास 83 अवेलेबल था, 85। लेकिन 85 के 1941 में क्या हुआ, 70 लाख टन हमारे पास केवल चावल बचा। मतलब -15 लाख टन यहाँ पे कम हुआ। कब हुआ? 1940 और 1941 के बीच। क्या फेमाइन आया? फेमाइन कब आया? फेमाइन तो 1943 में आया। तो फेमाइन में देखते हैं 1942 में 92 लाख टन चावल यहाँ पर था, और 1943 में 79, लगभग इसे मिलाया तो -13 के आसपास लाख टन यहाँ पे राइस कम हुआ। तो 15 तो पहले भी हुआ था, तब तो फेमाइन नहीं आया। अभी क्यों आया? तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूँगा कि बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं था कि राइस की शॉर्टेज की वजह से फेमाइन आया था। जो ब्रिटिश सरकार की उस समय नीतियाँ थी, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का फेलियर था, उसके कारण वहाँ पे फेमाइन आया था। गरीब लोगों तक राशन पहुँच नहीं पाया था, इसके कारण वहाँ पे फेमाइन की स्थिति निर्मित हुई थी। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ईयर शोज अ ड्रास्टिक डिक्लाइन इन फूड अवेलेबिलिटी। तो फूड अवेलेबिलिटी में ड्रास्टिक डिक्लाइन कब देखा गया? 2 समय देखा गया। सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक डिक्लाइन देखा गया 1940 के बाद। 1941 में -15 लाख टन यहाँ पे जो चावल था वो कम हो गया। लेकिन स्टारवेशन नहीं आया, फेमाइन नहीं आया। स्टारवेशन आया भी होगा, लोग भूख से परेशान रहे होंगे, लेकिन फेमाइन की स्थिति निर्मित नहीं हुई थी। लोग भूख से मास एरिया में मरे नहीं थे। लेकिन 1942 के बाद जो -13 लाख टन यहाँ पे जब चावल कम हुआ, तब जाके वहाँ पे स्टारवेशन आया और बहुत सारे लोग भी मरे। तो ये 2 ईयर ऐसे थे, 1940 और 1941 के बीच में 15 लाख टन कम हुआ, और उसके बाद 1942 और 1943 के बीच -13 लाख टन जो चावल है वो कम हुआ। तो इस तरह से बंगाल का फेमाइन आया, जो कि आज इंडिया के सबसे बड़े फेमाइन में कहा जाता है। हाँ, उसके बाद एक अच्छी बात यह है कि उसके बाद से इंडिया में जो फूड सिक्योरिटी के लॉज लाए गए, 1960s में कुछ कमी हुई थी, क्योंकि उन फूड सिक्योरिटी के लॉज को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। तो शास्त्री जी जो हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने ये तक कहा था कि आप एक बार खाना खाइए, अपने घरों में कुछ फसल लगाएं। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन में और डिस्कस करेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? एक पीस ऑफ लैंड में मैं खेती करता हूँ नॉर्मल बीजों से जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, और उसी पीस ऑफ लैंड में मैं खेती करता हूँ मॉडर्नाइजेशन से, मॉडर्न जो एग्रीकल्चर टेक्निक्स हैं, जिसमें मुझे हाई यील्डिंग बीज मिलते हैं जो कि इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े पैदावार होती है, अच्छी हेल्दी फसल होती है, जिसमें पेस्टिसाइड, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स डालता हूँ, जिसके कारण मेरी फसल बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि उसमें सारे कीड़े मर जाते हैं। हालांकि उसमें केमिकल के कारण हमारा ग्राउंड वाटर जो है ज़मीन के नीचे वो कंटेमिनेटेड होता है, लेकिन उस समय हाल के लिए हमें बहुत अच्छी फसल मिलती है। तो हमने इतना, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमने इतना राइस और इतनी फूड को हमने प्रोड्यूस कर लिया है कि हम आसपास के देशों में ये इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक समय ऐसा था कि जब 1943 में हमारा फेमाइन आया था, 1960 में हमारे जो लॉस थे बना तो दिए गए थे, लेकिन इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं किए गए थे। लेकिन 1960 के बाद से जब उन्हें इम्प्लीमेंट किया गया, और साथ ही साथ ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के कारण फेमाइन जैसी जो कंडीशन है आज भी हमारे यहाँ निर्मित नहीं हुई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसके आगे का हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।